Hi everyone, this is Roshni and you're most welcome to our YouTube channel Unlearn with विशाल वर्मा। आज हमारे टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज़ में है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट फर्स्ट, जो कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं बैंकिंग के। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, जो बैंकिंग एक ऐसी यूनिट है जहाँ से ईयर्स वगैरह या मैच द फॉलोइंग्स का है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, या ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। तो आप इनका चार्ट बना लें और स्टिक कर लें, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आज हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वाज द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 1148। तो आपको बताना है कि सबसे पहला जो बैंक था 1148 में स्टैबल हुआ था, वो कौन सा था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए SBI, बी CBI, सी रिजर्व बैंक, डी बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज। आई होप आपको पता होगा, इसका आंसर देखने से ही पता चल रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जी हाँ, बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज। इसके बारे में देख लेते हैं क्या बोला गया है। द बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज, यहाँ पे इटालियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है, आप इसको देख लेते हैं। इसका नीचे एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ मैं। वॉज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जेनेवा। द बैंक प्राइमरी मिशन वॉज टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट ऑफ द सेंट जेरियो शेयर्स, राइट। तो बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज जो था वो आपका फर्स्ट बैंक था, जो कि 1148 में स्टेबल हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At present, most of the Indian banks are falling under the, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, प्रेजेंट एरा चल रहा है, उसमें इंडियन बैंक्स है मोस्ट ऑफ द किस सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो फॉल कर रही है, आपको ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चेन बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है यूनिट बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अब। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी, ब्रांच मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, ब्रांच बैंकिंग जो होती है वो रेफर्स टू द बैंक दैट इज कनेक्टेड टू वन और मोर other bank in an area or outside of it. To its customer, this bank provide all the usual financial services but is backed and ultimately controlled by a larger financial institution. जैसे कि बताया गया कि एक, जैसे कि हम किसी जिले या किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ पे एक की बैंक की जो ब्रांचें होती है वो हर जगह जगह पे होती हैं, जिससे कि लोगों को या जो कस्टमर्स है उनको प्रॉब्लम ना हो, बट उनका जो हैंडलिंग होता है, जो मेन जो हैंडल सर्विस होता है, कंट्रोल्ड होता है, वो एक लार्जर इंस्टीट्यूशन के पास होता है। तो हमारे इंडिया में जो है वो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में आप इसका रोल पढ़ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नेम ऑफ द बैंक है, उनके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इजी होते हैं। अगर आप क्वेश्चन एक दो आपको पता है तो आप इनका अच्छे से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। SBI, सिडबी, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको मैच करना है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जी हाँ, यानी कि आपका जो SBI है वो 1955 में स्टेबल हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि SBI जो इंपीरियल बैंक का ही कन्वर्टेड रूप है। इंपीरियल बैंक जो कि 3 प्रेसिडेंटी बैंक्स को मिला के बना हुआ था, इंपीरियल बैंक, राइट। और दूसरा है हमारा सिडबी। सिडबी जो है हमारा कब स्टैब्लिश हुआ था, 1990 में, ठीक है। सिडबी स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनको लोन देने के लिए एक बैंक जो बनाया गया था, सिडबी। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, हमारा लखनऊ में है इसका मुख्यालय। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो नाबार्ड है। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था आपका, 1982 में। नाबार्ड जो होता है वो एग्रीकल्चरल को, जो छोटे छोटे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे उनको प्रोवाइड करता है लोन, उनकी हेल्प के लिए करता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक आपको पता होगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक जो है वो उसमें हेल्प करता है। तो ये कब स्टेबल हुआ था हमारा, 1981 में। यहाँ आप इन तीनों को चारों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को कहीं से भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आगे हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग्स दिया है। यहाँ पे हम कमेटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कमेटीज़ है, उन्होंने क्या मेन रिकमेंडेशन दी थी आपको ये बताना है। तो खुसरो कमेटी है, गोईपोरिया कमेटी है, घोष कमेटी है, नायक कमेटी है। आपको लिस्ट में मैच करना है। तो इसके लिए पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसके ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जी हाँ, यानी कि जो आपका खुसरो जो कमेटी है वो उसने क्या किया था, टू इंक्वायर इनटू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिस इन द बैंक। आपको इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए सिर्फ
आपको डायग्राम बना लेना है कमिटीज़ के बारे में और उनकी जो मेन रिकमेंडेशन है आपको वो सिर्फ याद रखनी है, राइट। तो ऑप्शन ए का है वो राइट आंसर है 4। तो जो खुसरो कमेटी थी वो इंक्वायर वेरियस फ्रॉड्स और मैल प्रैक्टिस को फाउंड करने के लिए कमेटी फाउंड की गई थी, राइट। दूसरा है गोईपुरिया कमेटी। गोईपुरिया जो कमेटी है आपका टू रिव्यू द एग्रीकल्चर रिलेटेड, गोईपुरिया जो कमेटी थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। और घोष कमेटी जो थी आपकी, घोष कमेटी जो थी वो टू लॉक इनटू कस्टमर सर्विस इन बैंक इन इंडिया, घोष कमेटी जो थी कस्टमर सर्विस को इन्हांस करने के लिए बनाई गई थी इंडिया में। और आपकी आती है नायक कमेटी। नायक कमेटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है टू एग्जामिन द एडुकेसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट को एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी मेरी नायक कमेटी। तो इसकी मतलब टी का है थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको पता है कि राइट आंसर ऑप्शन टी है। आप अच्छे से इसको देख लेते हैं, नोट इट डाउन कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। यहाँ पे आपको बताना है कि असर्शन जो दिया हुआ है ये रीजन इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। असर्शन बोल रहा है बैंक हैव कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। यहाँ पे बोला है कि जो बैंक होती है वो लार्ज पार्ट को सप्लाई को जो है मनी की कंट्रोल करती हैं, सर्कुलेट करती हैं लार्ज पार्ट में, ठीक है। तो रीज़न इसका क्या बताया गया, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एनी कंट्री। तो क्या वो नेचर कैरेक्टर प्रोडक्शन जो है कंट्री का वो क्या उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। तो आपको बताना है राइट आंसर बहुत ए बी करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी इज करेक्ट एंड आर इज अ फॉल्स एंड नॉट करेक्ट explanation of A and R is true but A is false, A is true but B is false। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है B, A is true but R is false। A है आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बैंक जो है वो लार्ज पार्ट को सप्लाई की जो मनी सर्कुलेशन है वो कंट्रोल करता है, बट R जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है कि आपकी करेक्ट प्रोडक्शन को। बैंक सप्लाई से प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। तो ये आपका रॉन्ग है रीज़न, और इसका तो अब अगर रीज़न ही रॉन्ग हो गया तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IDBI सर्व्स एज द डैश इंस्टीट्यूशन फॉर द टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। यहाँ आपको बताना है IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो कैसे काम करता है फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज के लिए, वो कौन सी बॉडी है, एपेक्स, कैट, IIT एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर है एपेक्स बॉडी है IDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बताने हैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में। MFI एट प्रेजेंट माइक्रो फाइनेंस ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस। सेकेंड ऑप्शन है हमारा MFI प्रोवाइड स्मॉल स्केल क्रेडिट टू लो इनकम हाउस होल्ड एंड स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेसेस। उसके बाद आपको बताना है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, राइट ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ओनली बी, जी हाँ, यानी कि सेकंड आपका राइट आंसर है। जो प्रेजेंट है फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर नहीं है कि वो गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू RBI को प्रोवाइड नहीं करता, उसकी अकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करता। बट येस MFI जो माइक्रो फाइनेंस है इंस्टीट्यूशन से वो स्मॉल स्केल क्रेडिट टू लो इनकम हाउस होल्ड एंड स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेस को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स हेल्प्स द बैंक। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स होते बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, बेसल के अकॉर्डिंग फाउंड की जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या इन दोनों के बारे में ये चीज़ें सही हैं कि नहीं। फर्स्ट है फॉर स्ट्रेटनिंग कैपिटल बेस ऑफ बैंक, सेकेंड है फॉर सैंक्शनिंग मोर लोन। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, बहुत करेक्ट, बहुत आर इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। जी हाँ, यानी कि कैपिटल एडवोकेसी जो नॉर्म होता है वो स्ट्रेटनिंग कैपिटल बेस ऑफ द बैंक्स को फाउंड करने के लिए किया था, बट सैंक्शन लोन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राइट।
और आप यहाँ पे कैपिटल एडिटोसी के बारे में सारा कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन अदर भी निकल सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कितनी परसेंटेज ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब देख सकते हैं। आगे भी इसका डेफिनेशन दी है, ये कौन सी कैपिटल इसमें ऐड होती है। पहले कैपिटल हमारी ऐड होती है टायर 1 एंड टायर 2 की, बट अभी टायर 3 भी आ गया जो कि कैपिटल फंड्स के नाम से उसको डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड कैपिटल से। तो आपका निकल के आता है कैपिटल एडवोकेसी नॉर्म यानी कि CAR, राइट। बेजल के बारे से बेजल के अकॉर्डिंग ये फाउंड की जाती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के डायमेंशंस को अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, टायर 3 कैपिटल के बारे में यहाँ सारा कुछ एक्सप्लेन आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, अपने कॉपी नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CRR एंड LSR2 इज टू इंश्योर, यानी कि CRR इज कैश रिजर्व रेशियो एंड LSR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आपको बताना है कि क्या इंश्योर करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फर्स्ट, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बैंक, सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक, थर्ड प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द बैंक। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, ओनली थर्ड इज करेक्ट या ऑल आर करेक्ट। तो राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। जी हाँ, CRR और LSR का मेन ये ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योर करने का कि किसी भी कंपनी बैंक में जो है वो लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, राइट, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। बाकी आपके दोनों ऑब्जेक्टिव इनकरेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ और, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बेसिकली बेसिक्स का क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, आपको इसका आंसर पता ही होगा। ऑप्शन ए है प्राइवेट बैंक, ऑप्शन बी है शेड्यूल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ऑप्शन डी बोथ BNC। तो इसका राइट आंसर बता दूँ, बोथ BNC द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में आपको पता ही होगा। शेड्यूल्ड बैंक क्या होती है, जो बैंक रेफर की जाती है, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग है, उसे हम शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। शेड्यूल्ड बैंक जो नहीं है, यानी कि वो जो उस अंडर में नहीं आती है, उसको हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। शेड्यूल्ड बैंक में हमारी यूजुअली प्राइवेट, फॉरेन, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया में आती हैं। उसके बाद में आप इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन के डायमेंशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, कौन से शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक है यहाँ पे, तो इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सारे आप देख सकते हैं। तो आज के मेरे टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं गाइज। आई होप आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए सीखा होगा। क्वेश्चंस के नोट्स भी बनाते जाइए, बाकी की PDFs आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, बाकी की डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो हंसते मुस्कुराते देखते और सीखते रहिए, देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा हमारे साथ, और चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।